Hello everyone, welcome to FOC classes. So students, this video is for class 12 Information Technology IT code 802 chapter 1 Database RDBMS. So आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन आंसर। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां पर लिंक गिवन है। वो बोर्ड एग्जाम के लिए प्लेलिस्ट है एंड वहां पर सिर्फ वही वीडियोस प्रोवाइडेड हैं जो आपको रिक्वायर्ड है अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। So the link is given in the description, you can check it. Okay. Starting with the first question, what is DBA? Write any one responsibility of DBA. देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ये क्वेश्चंस डायरेक्टली अटेम्प्ट करेंगे बिना चैप्टर को पढ़े या समझे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, सारे आंसर्स आपको रटने पड़ेंगे। बट आंसर्स रटना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। सो इसलिए आपको क्या करना है, आपको पहले वन शॉट वीडियो देखना है एंड फिर आपको क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एक बार आपने वन शॉट वीडियो देख लिया तो आपको सभी क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी लगेंगे, ना ही आपको रटना पड़ेगा और आपको सभी चीजें इजीली समझ भी आएंगी, ठीक है। सो वन शॉट वीडियो स्पेसिफिकली अगर बात करें चैप्टर 1 डेटाबेस की, तो इसका वन शॉट वीडियो सिर्फ और सिर्फ 2 आवर्स का है, ठीक है। तो इतना कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप 2x स्पीड पर देखेंगे तो 1 आवर में आप फिनिश कर सकते हैं। पर अगर आपको टाइम लगता है देखने में तो कोई बात नहीं, आप 2 आवर्स उसमें लगाइए, उसको समझिए, तभी आपको एक्चुअल बेनिफिट होगा, ठीक है। सो यहाँ पर हम ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं टाइप्स ऑफ यूजर्स ऑफ डीबीएमएस टॉपिक से, ठीक है। सो यहाँ पर हमने 4 टाइप्स के यूजर पढ़े थे, उन्हीं में से एक है डीबीए। सो डीबीए की सबसे पहले फुल फॉर्म बतानी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, एंड फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डीबीए की कि वो एक्सेस को ऑथराइज करें, मींस कौन एक्सेस कर सकता है कौन नहीं कर सकता है, यूज को मॉनिटर करें एंड टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करें, एंड साथ ही सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज को एक्वायर करें। ये सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैर एंड वेर कैर डेटा टाइप्स के बीच डिफरेंस बताना है एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कैर एन। यहाँ पर एन क्या डिनोट करता है, एन मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सो यहाँ पर जैसे सपोज करते हैं, हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है कैर 5 इज इक्वल टू अनु। तो देखिए यहाँ पर मैंने ये क्या लिखा है, ये मैंने लिखा है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। तो जब मैंने ये डिफाइन किया कि यहाँ पर क्या डेटा टाइप है और उसकी क्या लेंथ रहेगी, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी 5 कैरेक्टर्स का स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है मेमोरी में, ठीक है। अब भले ही यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स का स्पेस ऑक्यूपाइड है, बट क्योंकि मैंने वैल्यू प्रोवाइड की है अनु, तो यहाँ पर कैरेक्टर्स तो सिर्फ 3 ही ऑक्यूपाई हुए। अब ये जो बाकी 2 जो ऑक्यूपाई नहीं हुए हैं, क्या ये फ्री हो जाएंगे? नहीं, ये कैर के केस में फ्री नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग होती है। आप उतने वर्ड प्रोवाइड करें, कैरेक्टर प्रोवाइड करें या फिर ना करें, बट वहां पर उतने ही कैरेक्टर्स का स्पेस ऑक्यूपाइड रहेगा जितनी आपने लेंथ बताई है, ठीक है। बट वेर कैर में क्या होता है, वेर कैर में हम प्रोवाइड करते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे सपोज करते हैं कि अगर हमने यही वैल्यू अनु, अगर हमने यही वैल्यू वेर कैर के फॉर्म में दी है और यहाँ पर हमने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 5 लिखे हैं, तो क्योंकि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं, इसका मतलब है कि जब आपने ए एन यू मतलब फर्स्ट 3 कैरेक्टर्स तो आपने प्रोवाइड कर दिए हैं, अब बाकी 2 कैरेक्टर्स आपने प्रोवाइड नहीं किए, तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर ये 2 कैरेक्टर्स का स्पेस फ्री हो जाएगा, ये अब ऑक्यूपाइड नहीं रहेगा इन केस ऑफ वेर कैर, ठीक है। सो यहाँ पर क्या होता है, अगेन मैं एक्सप्लेन करती हूँ एक बार समरी। अगर हम कैर यूज करते हैं तो लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग फिक्स्ड रहती है, मतलब आप उससे कम कितने भी कैरेक्टर्स प्रोवाइड करें बट बाकी कैरेक्टर्स फ्री नहीं हो पाएंगे, उनका स्पेस ऑक्यूपाइड ही रहेगा, ठीक है। एंड वेर कैर के केस में आपने जितने कैरेक्टर्स प्रोवाइड किए हैं सिर्फ उतने ही कैरेक्टर्स का स्पेस ऑक्यूपाइड होगा और बाकी सभी फ्री हो जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। इस तरह से 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है फिल इन द ब्लैंक से। यहाँ पर 2 फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है, हर एक के लिए 1 मार्क, ओके। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड डिग्री।
सो ये हमने लास्ट वीडियो जब हमने 1 मार्क क्वेश्चंस डिस्कस किए थे तब मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी। अगर आपको याद नहीं रहता है तो आपको सिंपली क्या ट्रिक याद रखनी है कि सी के इक्वल नहीं होगा, सी डी के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि कॉलम के लिए कार्डिनैलिटी नहीं होगी, कॉलम के लिए डिग्री होगी। ठीक है, सी के इक्वल नहीं होगा, सी डी के इक्वल होगा। इस तरह से बस एक ट्रिक है आपको याद रखने के लिए। ठीक है, सो कॉलम को ही एट्रीब्यूट्स कहते हैं। सो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स के नंबर के बारे में पूछा गया है तो ये होगा डिग्री। ठीक है, then next question, to avoid repetition in the result of a select query dash clause is used। अगर हमें repetition नहीं देखना है, मतलब एक वैल्यू को सिर्फ एक ही बार देखना है, उसे रिपीट नहीं करना है, तो हम कौन सा क्लॉज यूज करते हैं? डिस्टिंक्ट क्लॉज। ओके, then next question, explain drop table with cascade command in MySQL। यहाँ पर हमें drop table command को explain करना है with the help of cascade command। यहाँ पर हमें cascade भी यूज करना है। तो सबसे पहले drop table हम कब यूज करते हैं? जब हमें टेबल को डिलीट करना है, मतलब टेबल के स्ट्रक्चर को। ठीक है, बट अगर हमने cascade ऑप्शन भी यूज किया है साथ में तो क्या होगा? जो कॉन्स्टेंट्स इस टेबल को रेफर करते हैं वो भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं, ड्रॉप हो जाते हैं। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल है ड्रॉप टेबल टीचर कास्केड। सो यहाँ पर सबसे पहले जब भी आपको किसी टेबल को ड्रॉप करना है तो उसके लिए कमांड कैसे लिखते हैं? ड्रॉप टेबल और फिर टेबल का नेम लिखते हैं। और फिर यहाँ पर क्योंकि हमें बोला गया है कि कास्केड कमांड साथ में यूज करनी है इसलिए हमने कास्केड लिखा है। ठीक है, अगर यहाँ पर कास्केड नहीं बोला होता, सिर्फ ड्रॉप टेबल एक्सप्लेन करना होता, सो हम यहाँ पर कास्केड नहीं लिखते, सिर्फ इतना ही लिखते ड्रॉप टेबल टीचर एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी टू ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन डेटाबेस। हमने डेटाबेस पर डिफरेंट ऑपरेशंस पढ़े थे, राइट? डिफरेंट ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस पर। तो यहाँ पर आप कोई भी दो डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला है डिफाइनिंग द डेटाबेस। मीन्स सबसे पहले हमें ये स्पेसिफाई करना होता है कि डेटा का डेटा टाइप क्या है जो हम स्टोर करने वाले हैं, एंड वहाँ पर क्या क्या कॉन्स्टेंट्स अप्लाई होंगे, ये सभी चीज़ें हम डिफाइन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पॉपुलेटिंग द डेटाबेस। पॉपुलेटिंग का मतलब है कि हम वहाँ पर एक्चुअल डेटा स्टोर करते हैं, मीन्स जो एक्चुअल वैल्यूज हैं वो वहाँ पर फिल करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें डीएमएल कमांड्स के बारे में बताना है। सबसे पहले डीएमएल कमांड्स क्या होती हैं? देखिए, आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहला होता है स्ट्रक्चर, मींस जब आप कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, बट जब आप उसमें वैल्यूज फिल करते हैं तो वो होता है डेटा। मीन्स जो आप वैल्यूज फिल करते हैं उसे हम कहते हैं डेटा। ठीक है, तो अगर आपको स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए आप यूज करते हैं डीडीएल कमांड्स, दैट स्टैंड्स फॉर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। एंड अगर आप डेटा वैल्यूज से रिलेटेड कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उसे हम कहते हैं डीएमएल कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर कोई भी दो कमांड्स हमें एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले इंसर्ट कमांड, ये हम यूज करते हैं टपल ऐड करने के लिए। टपल का मतलब है रो। अगर आपको कोई रो मींस रिकॉर्ड इंसर्ट करना है टेबल में तब हम यूज करते हैं इंसर्ट कमांड। यहाँ पर एग्जाम्पल गिवन है इंसर्ट इनटू, सबसे पहले ये कीवर्ड लिखना है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स कीवर्ड में कंफ्यूज होते हैं कि ये कीवर्ड क्या होता है। देखिए, कीवर्ड कुछ नहीं होता है, आपको उस चीज़ को एज इट इज़ लिखना है, इसलिए उसे मैं कीवर्ड कहती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमने कहा है इंसर्ट इनटू कीवर्ड, तो मतलब ये ऐसे ही लिखना है। आपको कोई भी टेबल गिवन हो उसमें अगर आपको इंसर्ट कमांड यूज करनी है तो इंसर्ट इनटू लिखना ही होगा। ठीक है, बट यहाँ पर जो टेबल नेम है वो चेंज हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर हमने सिंपली एक एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर हमने टेबल का नेम स्टूडेंट एज्यूम किया है। ठीक है, इसके बाद वैल्यूज कीवर्ड लिखना है, देन यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब जो भी वैल्यूज आपको उस रो में, उस टपल में इंसर्ट करनी है वो आप यहाँ पर कॉमा लगाकर लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये जो वैल्यूज प्रोवाइड कर रहे हैं इसमें अगर न्यूमेरिक वैल्यू है, मतलब उसमें सिर्फ नंबर है, तो आप उसको एज इट इज प्रोवाइड करेंगे। बट अगर वो कोई टेक्स्ट वैल्यू है जिसमें कैरेक्टर्स हैं तो आप उसको सिंगल या फिर डबल कोट्स में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और अगर कोई डेट वैल्यू है तो आप उसको भी सिंगल या डबल कोट्स में प्रोवाइड करेंगे। ओके, इसके बाद फाइनली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट डिलीट कमांड, ये हम तब यूज करते हैं जब हमें डेटा रिमूव करना है टेबल से।
देखिए दोनों बातों के बीच डिफरेंस है, हमें टेबल डिलीट करनी है या फिर हमें डेटा डिलीट करना है। अगर हमें डेटा डिलीट करना है तो हम यूज़ करते हैं डिलीट कमांड, और अगर हमें टेबल ही डिलीट करनी होती है तो हम यूज़ करते हैं ड्रॉप कमांड, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर। ओके, सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हमें डेटा को रिमूव करना है, तो डेटा को रिमूव करने के लिए डिलीट कमांड यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे पहले लिखेंगे डिलीट फ्रॉम कीवर्ड, फिर टेबल का नेम लिखेंगे, फिर आपको बताना है कि आपको कौन सी रो कौन सा टपल डिलीट करना है, जिसके लिए आप वेयर कंडीशन मेंशन करेंगे, वेयर कीवर्ड लिखेंगे और फिर उसके बाद कंडीशन मेंशन करेंगे। ठीक है, और सपोज करते हैं कि अगर आपने यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी, मेंशन नहीं किया कि आपको कौन सा रिकॉर्ड डिलीट करना है, सिर्फ आपने मेंशन किया डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट सेमीकोलन, तो क्या होगा, तो सारे टपल्स डिलीट हो जाएंगे क्योंकि आपने कोई कंडीशन तो प्रोवाइड की नहीं। सो इसलिए यहाँ पर सारे टपल्स डिलीट हो जाएंगे अगर आप कंडीशन प्रोवाइड नहीं करते, बट अगर करते हैं तो सिर्फ वही टपल डिलीट होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें डीबीएमएस के 4 एडवांटेजेस बताने हैं। यहाँ पर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसका मतलब है कि हर एक पॉइंट हाफ मार्क का है, एंड हाफ मार्क के लिए आप हर पॉइंट को सिर्फ मेंशन करेंगे, उसे एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेंशन करेंगे फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस। सो सबसे पहला एडवांटेज है रिडक्शन इन रिडंडेंसी। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि एक ही डेटा एक से ज़्यादा जगह स्टोर्ड है, जिस वजह से डेटा रिडंडेंसी की प्रॉब्लम आती है, बट अगर हम डीबीएमएस यूज़ करते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम नहीं आती। देन कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है, हमारा डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट बनता है, उसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस कम रहते हैं। देन अवेलेबिलिटी इंप्रूव होती है, अगर एक से ज़्यादा यूजर्स वर्क कर रहे हैं तो सभी को डेटा इजीली अवेलेबल होता है। देन यूजर फ्रेंडली होता है डीबीएमएस, मींस इजीली कोई भी यूज कर सकता है। ओके, then next question, explain the concept of candidate key with the help of a suitable example। यहाँ पर हमें कैंडिडेट की के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो देखिए सिंपल टर्म्स में अगर आप कैंडिडेट की को समझें, सो जिस तरह से एक इलेक्शन होता है, इलेक्शन में डिफरेंट कैंडिडेट्स होते हैं एंड उसमें से कोई एक मिनिस्टर बनता है, राइट। इसी तरह से यहाँ पर जब हम बात करते हैं कैंडिडेट की तो हम ऐसे कॉलम की बात करते हैं जो प्राइमरी की बन सकते हैं। इन्हीं कैंडिडेट की में से एक बनता है प्राइमरी की, एंड जो बाकी नहीं बन पाते हैं वो होते हैं ऑल्टरनेट की। ठीक है, बट कैंडिडेट की अल्टीमेटली वो कॉलम होगा जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है जो एक प्राइमरी की होने के लिए नेसेसरी है। ठीक है, सो यहाँ पर कैंडिडेट की को किस तरह से डिफाइन करेंगे। कैंडिडेट की एक ऐसा कॉलम है या सेट ऑफ कॉलम्स है जिसमें यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं टपल को, मींस हम वहां पर टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस कॉलम की हेल्प से या सेट ऑफ कॉलम्स की हेल्प से, एंड यहाँ पर ये नल नहीं होता है। सो ये वही कंडीशंस हैं जो हम प्राइमरी की के लिए चेक करते हैं, राइट। सो यहाँ पर ऐसी कोई भी की जो ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है वो कैंडिडेट की है, एंड ये एलिजिबल होती है प्राइमरी की बनने के लिए। ठीक है, सो एक टेबल में एक या एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकती हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल की। सो यहाँ पर हमने एक टेबल ली है, ये है टेबल का नेम पर्सन, एंड यहाँ पर ये स्कीमा है टेबल का। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज़ किए हैं, आधार नंबर, पैन, वोटर आईडी कार्ड नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस। अब आप लॉजिकली सोचिए कि अगर किसी भी पर्सन का नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस देखा जाए तो ये सभी चीज़ें सेम हो सकती हैं, मीन्स किसी दो पर्सन के नेम्स भी सेम हो सकते हैं, हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, एंड हो सकता है कि उनका एड्रेस भी सेम हो, वो एक ही घर में रहते हों। ठीक है, बट अगर कोई पर्सन है तो उसका आधार नंबर, पैन और वोटर आईडी कार्ड नंबर अलग ही होगा, मींस कोई ऐसे दो पर्सन नहीं हो सकते जिसका आधार नंबर, पैन और वोटर आईडी कार्ड नंबर सेम हो, डुप्लीकेट हो या फिर यहाँ पर नल हो, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर आधार नंबर, पैन, वोटर आईडी कार्ड नंबर ये सभी कैंडिडेट कीज होने के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, ये सभी कैंडिडेट कीज के एग्जाम्पल हैं। ओके, वाई, बिकॉज ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, ये यूनिकली उस टपल को आइडेंटिफाई कर सकती हैं, एंड इसमें नल वैल्यू भी नहीं है। ओके,
सो स्टूडेंट्स दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है 2 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर चैप्टर 1 डेटाबेस कंसेप्ट एंड इसके बाद हम 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। इफ यू वांट टू परचेज ऑल इन वन और सैम्पल पेपर बुक फॉर क्लास 12 IT Code 802, लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बाय एवरीवन।